क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सीधा सीधा करना है। 18 वस्तुओं का लागत मतलब क्रय मूल्य, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बना लेंगे। तो क्रय मूल्य का किससे अनुपात बनाना है आपको, विक्रय मूल्य से। तो क्रय के बटे में विक्रय ला दीजिए, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात हो जाएगा, तो 15 के बटे में क्या जाएगा, तो आप कहेंगे सर 18। तो देखिए 3 से 5 बार कट गया और 3 से 6 बार कट गया, यानी कि 5/6 का अनुपात आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपए था उसका विक्रय मूल्य कितना है, 6। तो 5 वाली चीज को यदि 6 रुपए में बेच रहे हैं तो लाभ कितने का होगा, तो आप कहेंगे सर लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि यहाँ पर लाभ हो रहा है 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का लाभ हुआ। अब आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर लाभ बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्या होता है क्रय मूल्य, और इंटू क्या होता है 100। यानी कि लाभ की गणना और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर। तो लाभ 1 रुपए का है, क्रय मूल्य 5 है, इंटू क्या कर देंगे 100। 5 कट से कटेगा ये 20 बार, तो 20% का क्या हो रहा है बेटा, लाभ। ऊपर एरो का मतलब है लाभ, ठीक है। तो 20% का क्या हो रहा है, लाभ। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा आपका आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे कह रहा है बेटा, दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मतलब कहने का यह है कि दो संख्याओं का एलसीएम 1820 दिया है और एचसीएफ कितना है, 26 है। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इतने सारे पेपरों का डिस्कशन हमने किया और आपको बात समझ में आ गई कि हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं भाई कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए एक संख्या तो आपको कितनी दी, 130, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। एलसीएम कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 1820, एचसीएफ कितना है, तो आप कहेंगे सर 26। तो यहाँ से आप सेकंड नंबर नहीं निकाल सकते क्या, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 1820 इंटू 26 बटे में कितना 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी 26, 2 का मल्टीप्लाई 182 में, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 6, हासिल में 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो सेकंड नंबर कितना निकल कर आ गया आपका, तो आप कहेंगे सर सेकंड नंबर हमारा 364 निकल कर आ गया। कितना 364। सेकंड नंबर कितना आ गया बेटा, 364 निकल कर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है भाई 364, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। बोल रहे हैं कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5% होगा। देखिए पहले तो हम आपके तरीके से करवाते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं और उसी तरीके से आप समझ लें, फिर हम दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे कि दूसरा तरीका इसके लिए क्या हो सकता है बेस्ट, अगर आपको अप्रोच समझ में आती है तो देखिए कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से। सबसे पहले हम बात करें कि दर कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 8% दी है। पूछा क्या है, तो समय पूछा है। क्या पूछा गया है,
तो आप कहेंगे सर हमसे समय पूछा है कि कितने समय में, तो समय आपसे पूछा गया है। साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 2/5 होगा। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी कि एसआई जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, वो प्रिंसिपल का कितना होगा, 2/5 हो जाएगा। एसआई प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ये। तो चलिए पहले हम इस तरीके से कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एसआई इक्वल टू क्या होता है, PRT अपॉन 100। कैपिटल की बनाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, चलो कैपिटल की बनाए दे रहे हैं यहाँ पर, PRT अपॉन 100। ये होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला निकालने का। तो यहाँ पर देखिए एसआई कितना है, अगर बात करें तो आप कहेंगे सर ये प्रिंसिपल का 2/5 है, 2P/5। ये तो इन्होंने क्लियर बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। तो अगर मूलधन हमने कितना माना, P माना, तो उसका 2/5 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। बराबर में कितना P, R की वैल्यू कितनी, 8%। परसेंट का साइन नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि बटे में 100 है। तो R की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 8। T की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो इसको हमने स्मॉल t मान लिया। अपॉन में कितना, 100। P से P कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल, 4 से ये 25 बार कैंसिल, 5 से ये 5 बार कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, 1 का मल्टीप्लाई 5 से, तो t बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 5 साल। t बराबर कितना आ गया, 5 साल। तो ये आपका आंसर आ गया कितना, 5 साल। मतलब 8% वार्षिक ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से मूलधन, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 कितने, 5 साल में हो जाएगा। एक तरीका ये सीख लिया आपने। ये हमारा क्या था, फर्स्ट अप्रोच है, इसको दिमाग में रखना बेटा, ये फर्स्ट अप्रोच है। अब हम बात करते हैं सेकंड अप्रोच की, कि आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो इसमें केवल आपको इतना सा काम करना है कि यहाँ पर चीज़ों को समझना है। बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। अब देखो यहाँ पर बोल रहे हैं 2/5 है, कौन सी चीज़, साधारण ब्याज, यानी कि 2 क्या है, साधारण ब्याज है, और 5 क्या है, तो आप कहेंगे सर मूलधन है। 5 क्या है, मूलधन। बस इतनी सी चीज़ समझनी है। इन्होंने बोला है कि कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 2/5 होगा। तो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, तो तुलना किसकी कर रहे हैं, साधारण ब्याज की। किससे कर रहे हैं, मूलधन से। जिससे तुलना बेटा की जाती है वो हमेशा हर में होता है, मतलब हर यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू मूलधन है, जिससे तुलना कर रहे हैं। किसकी तुलना कर रहे हैं, साधारण ब्याज की। तो 5 क्या है, साधारण ब्याज है। मतलब अब समय नहीं पता है कितना समय है, लेकिन 2 रुपये ब्याज मिलता है 5 रुपये पर, कितने समय में ये नहीं पता है। अब हम लेते हैं दर को। दर कितनी दी है, 8%। 8% को आप क्या लिख सकते हैं, 2/25। 2 कितना, 25। अब आप जानते हैं दर में हर क्या होता है, तो आपको पता है मूलधन, और ये 2 क्या है, ये ब्याज है। लेकिन ये जो ब्याज है वो कितने साल का है, वो 1 साल का, क्योंकि जो दर थी 8% वार्षिक थी। क्वेश्चन में लिखा है वार्षिक ब्याज की दर, मतलब जो 2 होता है वो 25 का 8% होता है। तो कहने का मतलब ये है कि 25 अगर मूलधन है तो 2 रुपये उस पर ब्याज मिल रहा है 1 साल में। लेकिन आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए गौर से। पहले बोल रहे थे कि मूलधन कितना है, 5 है, और उस पर ब्याज मिला 2। कितने साल में मिला ये नहीं पता। तो एक ही क्वेश्चन में मूलधन अलग अलग है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। तो इसको हम सही कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें हम ऊपर 5 का गुणा कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, यानी कि अंश और हर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 आपका ऐसा ही हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, और 25 क्या हो जाएगा, तो आपका मूलधन हो जाएगा, यानी कि प्रिंसिपल। अब आप बताइए मूलधन दोनों जगह इक्वल हो गए कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गए। जब हमें समय निकालने की बात की जाए ना बेटा, तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि समय कैसे निकालोगे आप। तो समय निकालने के लिए बस एक चीज आपको याद रखनी है, वो चीज क्या है हम आपको बताते हैं। समय निकालने के लिए आपको कुल ब्याज में 1 साल के ब्याज से भाग देना है। समय कैसे आता है, अगर हम समय की बात करें कि समय कैसे निकालोगे, तो समय होता है कुल इंटरेस्ट, यानी कि कुल ब्याज बटे 1 साल का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज।
1 वर्ष का ब्याज। कुल ब्याज में आप 1 वर्ष के ब्याज से यदि क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, समय आ जाएगा। तो अब आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पर कि कुल ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे सर कुल ब्याज तो 10 है, 25 रुपये पर मिला, क्योंकि पहले बोला था उन्होंने। और 25 पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 2। देखिए हमने स्पष्ट लिखा था कि 1 साल का ब्याज 2 है, तो कुल ब्याज कितना है 10, 1 साल का ब्याज कितना है 2, भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा 5 साल, कितना आ जाएगा 5 साल। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दोनों ही से आपका आंसर कितना आएगा 5, तो किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी जो है वो बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए तथा बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। आपको ये बताना है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बेटा ये, टी एंड डब्ल्यू का आपका क्वेश्चन है। इसमें केवल आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपको कार्य यानी कि वर्क, और दूसरी चीज़ क्या है, तो आप कहेंगे सर क्षमता। अब आप तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको बात समझ में आ गई कि समय और कार्य के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कार्य और क्षमता निकालनी है। कार्य और क्षमता आपने निकाल ली, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन क्षमता किसकी चाहिए, बोला है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो हमें सी की क्षमता चाहिए। ठीक, चलिए तो कैसे करेंगे, तो आपको जानकारी होगी, और नहीं है तो सुन लीजिए कि ए और बी कितने दिन में काम करते हैं, तो आप कहेंगे सर ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में करते हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए उनके दिन। तो ए और बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिख लिया ए और बी का। अब हम बोलें कि बी और सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो बी और सी करते हैं 15 दिन में। चलिए ये भी लिख लिया। अब हमने बोला कि सी और ए उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो आप कहेंगे सी और ए करते हैं 20 दिन में। अब आप क्या करेंगे, तो अब आप करेंगे इन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब इन तीनों के दिनों का आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर निकलेगा आपका वर्क। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम होता है 60, तो ये 60 क्या आ गया, कार। देखिए एक चीज से तो हम फ्री हो गए कि कार आ गया। ठीक, कार तो हमें 60 यूनिट का कराना है, ये हमें पता चल गया, लेकिन किससे करवाना है, ये हमें सी से करवाना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। कैसे निकालेंगे भाई, ए और बी 10 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 6, बी और सी 15 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 4, सी और ए 20 दिन में 60 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 3। अब यहां से हमने क्या निकाल लिया, देखिए यहां से हमने निकाल लिया कि ए और बी की क्षमता कितनी है एक साथ काम करने की 6, बी और सी की एक साथ काम करने की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 4, सी और ए की एक साथ काम करने की क्षमता कितनी है 3। तो यदि हम इन सबको आपस में ऐड कर दें तो देखिए यहाँ पर बी 2 बार, सी 2 बार और ए 2 बार आएगा, तो इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 10 3 13, कितना हो गया 13 हो गया। अब अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये आपका आएगा ए प्लस बी प्लस सी और 13 बटे कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 6.5, कितना हो जाएगा 6.5। यानी कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को, मतलब एक दिन में किसी काम का कितना काम कर लेते हैं भाई, किसी काम का नहीं, मतलब ऐसा बोलेंगे हम कि ए और बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, तो 6.5 यूनिट काम कर लेते हैं। तो आपको काम किससे करवाना है, सी से, तो आपको सी की क्षमता चाहिए। तो बताइए ए और बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 6। तो अगर इसमें से हम ए और बी की क्षमता को माइनस कर दें, यानी कि 6 माइनस कर दें इसमें, तो किसकी क्षमता आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर सी की। बी से भी ए से ए कट जाएगा, तो सी की क्षमता कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर सी की क्षमता 0.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 0.5। सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 0.5। 6.5 में से 6 गया तो 0.5 सी की क्षमता हो गई। अब इससे आपको काम कितना करवाना है, आपको काम करवाना है 60 यूनिट का। तो ये कितने दिन लेगा, तो दिन कैसे निकलते हैं, तो आप कहेंगे सर दिन होता है कार्य यानी कि 60, क्षमता यानी कि जिससे काम करवाना है 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या आएगा 0।
5 से काटेंगे तो 12 पंजे 60 होता है, तो एक जीरो लग जाएगा, यानी कि 120 दिन। 120 दिन में सी जो है वो अकेला उस काम को करेगा। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक दिन में ये आधा काम करता है, तो ये तो काम 60 है, तो मतलब एक दिन में आधा काम करता है, 2 दिन में एक करेगा, तो 60 कितने दिन में करेगा? 120 दिन में। ऐसे भी आप कह सकते थे, नहीं तो आपने कार बटे क्षमता कर दिया तो भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? तो ऑप्शन ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर 12वां क्वेश्चन, इन्होंने बोला है कि 2 मनुष्य एक रेल के डिब्बे में घुसते हैं जिसमें 6 सीट खाली हैं। 2 मनुष्य हैं, एक रेल के डिब्बे में घुसते हैं जिसमें 6 सीट खाली हैं। बताइए वे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं? वे कितने भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ सकते हैं? भाई देखिए, 2 मनुष्य हैं, 6 सीट हैं, तो एक मनुष्य के लिए कितने विकल्प हैं? अगर ये आप देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मनुष्य के ऊपर आप 6 सीटें रख सकते हैं। एक सीट आप फिक्स कर देंगे तो 5 सीटें आपकी फिक्स खाली रहेंगी, तो दूसरा मनुष्य कितने तरीके से बैठ सकता है? उसमें 5। तो आप यहाँ पर बात कर सकते हैं कि 6 में से हमें क्या बनाने? परम्यूटेशन बनाने। यहाँ पर कितने परम्यूटेशन बनेंगे? तो 6 में से 2 को चुनने के कितने प्रकार होंगे? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर होगा आपका फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 6 को आप लिखेंगे 6 इंटू 5 और इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 4 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4। इससे ये कैंसिल, तो 6 पंजे कितना? 30। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 30। अगर ये आपको नहीं पता है फॉर्मूला तो NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या है? क्रमचय है। कितने तरीके से आप बिठाल सकते हैं, कितने क्रम बना सकते हैं, ये वो क्रमचय है। अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, तो अरेंजमेंट के प्रकार कैसे निकलते हैं? अगर n में से आपको r वस्तुओं का अरेंजमेंट करना है तो NPR इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, ये क्रमचय कहलाता है। तो किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको? 30। तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। तो नए नाविक का वजन ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले आप एक ऑप्शन जो है वो देखते से हटा सकते हैं। वो ऑप्शन कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी। ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो सुनिए, इन्होंने बोला कि 15 नाविकों का औसत वजन कितना बढ़ रहा? 1.6 किलोग्राम बढ़ रहा है। मतलब 15 में से हर एक का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन बढ़ने का मतलब ही ये होता है बेटा कि हर एक का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ रहा है। मतलब 15 लोग थे तो 15 में से हर एक का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 42 किलोग्राम वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। मतलब 42 वाला एक चला गया और एक नया आ गया तो 1.6 किलोग्राम बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आया है वो 42 से ज्यादा है। तो यहां पर 67, 65, 66 आपके आंसर हो सकते हैं। 43 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां 42 गया और 43 का अगर आया तो 1 किलोग्राम बढ़ता और 1 किलोग्राम का आप डिस्ट्रीब्यूशन 15 लोगों में करते तो बहुत कम आता, और जबकि आपका औसत वजन जो है वो 1.6 किलोग्राम से बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने ऑप्शन डी हटा दिया। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आप इसको समझिए, काफी इजी है। कितने नाविक थे? तो हम कहें कितने नाविक थे, तो आप कहेंगे सर 15 नाविक थे। कितने नाविक थे? 15 नाविक थे। इनके अगर औसत वजन की बात करी जाए कि इनका औसत वजन कितना है, अगर औसत वजन की बात हम करें तो आप कहेंगे सर इनका औसत वजन 1.6 kg बढ़ जाता है। औसत वजन तो हमें पता ही नहीं है कितना है। ठीक है, औसत वजन नहीं पता है बेटा तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यहाँ पर क्या लगा दीजिए? क्वेश्चन मार्क। इनका औसत वजन नहीं पता कितना है, लेकिन ये चीज हमें पता है। देखिए, एक इसमें से चला गया नाविक, एक बाहर निकल गया। बाहर निकल गया जिसका वजन कितना था? 42 किलोग्राम। एक नाविक चला गया 42 किलोग्राम वाला, और एक नाविक आ गया इसमें, एक नाविक इसमें शामिल हो गया। अब वो कितने किलोग्राम वाला आया ये हमें नहीं पता है, लेकिन
जो औसत था ना क्वेश्चन मार्क, वो उससे कितना बढ़ गया, वो 1.6 kg बढ़ गया। कितना बढ़ गया, औसत में 1.6 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। इसका मतलब यह है कि हर एक नाविक का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ गया। पहले 15 थे तो 14 हो गए, एक चला गया और वापस से एक आ गया तो 15 हो गया। मतलब नाविकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ बेटा तो आप समझिए कि एक नाविक का यदि 1.6 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 15 नाविकों का कुल वजन कितना बड़ा होगा। तो 15 15 225, 15 जोड़ेंगे 240 और उसमें एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि टोटल में जो है वो 24 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कितने किलोग्राम की, 24 किलोग्राम। मतलब जो 15 नाविकों का कुल वजन था ना वो कितना बड़ा, 24 किलोग्राम। औसत में 1.6 किलोग्राम की वृद्धि का मतलब ही ये है कि हर एक नाविक का वजन 1.6 किलोग्राम बढ़ा। और अगर 15 नाविक थे तो 240 यानी कि 24 किलोग्राम बढ़ा। तो जो बंदा गया है, जो नाविक गया, वो कितने का था, 42 किलोग्राम का। तो इसका मतलब अगर कुल में 24 किलोग्राम की वृद्धि हुई तो जो आया है वो कितने का है, तो 42 से वो 24 ज्यादा का आया है, तो 24 में जोड़ दीजिए। यानी कि आने वाले नाविक का जो वजन है वो कितना है, 66 किलोग्राम है। कितना है बेटा, 66 किलोग्राम है। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको 66, ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। इस प्रकार देखिए कितने आसानी से आपने आंसर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। पहले आप समझिए इसको ट्रेडिशनल से, और ये क्वेश्चन दोबारा आए, दोबारा के ये तीसरी बार आ चुका है एक ही पेपर में। मतलब आप जो एसआई के पेपरों का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप देखिए पिछले पेपरों का जो सॉल्यूशन कराया है उनमें भी किसी ना किसी सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। और उसका हमने कंक्लूजन क्या बताया था, एक बार फिर से देख लीजिए। आपको हमेशा याद रखना है दो संख्याओं का योग 40 है, तो पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली। ठीक है, पहली संख्या हमने x मान ली, दूसरी y मान ली। इन्होंने बोला दो संख्याओं का योग कितना है, 40 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 40 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई बेटा। अब x प्लस वाई बराबर यदि 40 है और इन्होंने बोला उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 375 है, यानी कि x इंटू वाई कितना है, तो आप कहेंगे सर 375 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब x का व्युत्क्रम की अगर हम बात करें तो 1/x और y का व्युत्क्रम यानी कि 1/y, इनके व्युत्क्रमों का योग की अगर हम बात करें कितना है, तो आप कहेंगे सर 1/x प्लस 1/y। जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई आएगा, ऊपर आपका x और y आ जाएगा। यानी कि आपको फाइनली ये वाली चीज ज्ञात करनी है, जहां ऊपर दो संख्याओं का योग है और नीचे क्या है, उनका गुणनफल है। तो देखिए हमारे पास संख्याओं का योग भी है और हमारे पास संख्याओं का गुणनफल भी है। तो अगर ये वैल्यू बेटा हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 40 और बटे में कितना, 375। किससे कट रहा है भाई, ये देख लीजिए, 5 से 8 बार, 5 सत्ते 35, 55 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 8/75। यानी कि उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो कितना आ जाएगा, 8/75। अगर आपसे पूछा जाए बेटा किस ऑप्शन में दिया है 8/75, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी बात। अब ये चीज आपको कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखना है कि जब दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इस योग में इस गुणनफल से भाग लगा देना है बस, और आपका आंसर। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 40/375 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा आपका, 75 हो जाएगा। 8/75 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है।